हाय एवरीवन, अभी हम डिस्कस करेंगे ES9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। रेवेन्यू वर्ड क्या है? रेवेन्यू यानी सेल्स, है ना। तो सेल्स का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ, तो गुड्स बेचने पर मुझे जो पैसे मिलेंगे वो सेल्स के पैसे मिल रहे हैं, है ना। मान लीजिए मैंने आपको 5 kg मैंने आपको मैंगो बेचे, तो 5 kg मैंगो मैंने आपको बेचे 50 रुपीज़ करके, तो 250 रुपीज़ क्या है? मेरा सेल का वैल्यू है, एंड वही रेवेन्यू है। तो वो 250 रुपीज़ में कब रिकॉग्नाइज करूंगा, इसके बारे में स्टैंडर्ड बात करेगा। या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको टीचिंग कराता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो बदले में मैं आपसे फीस ले रहा हूँ। तो मैं फीस जो आपसे लूंगा, ये फीस लूंगा ही नहीं लूंगा बात की बात है ना। आपने मान लो फीस किसी ने आज दे दिया, कोई मुझे 6 महीने के बाद फीस देगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर जैसे कि एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, हम कैश बेसिस फॉलो नहीं करते हैं। तो वो मैटर नहीं करेगा कि आप मुझे कब पैसे दोगे। जैसे मैंने सेम मैंगो का एग्जाम्पल लिया, मैंगो मैंने आपको सेल कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक मैं आपको ना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ना करूँ। तो यहाँ पर कब हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए? इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। और अगर मैं आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे आज के डेट में बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं ना। मान लीजिए डॉक्टर भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लॉयर भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको, हम टीचर्स एजुकेटर्स भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा तो उस सिचुएशन में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? फिर इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास कितने बार फंड्स रहते हैं, तो वो फंड्स को हम क्या करते हैं, कहीं कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। फंड्स दो टाइप के हम कह सकते हैं, एक तो मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी हमारे पास है, तो मनी को हम या तो शेयर्स वगैरह खरीद के इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वहाँ पर हमें डिविडेंड मिलेगा। और या फिर मान लीजिए हमने कहीं पर बॉन्ड्स वगैरह डिबेंचर्स वगैरह खरीद लिया, तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में डिपॉजिट किया तो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका इंटरेस्ट का रेवेन्यू कब आपको रिकॉग्नाइज करना है? जब मिलेगा तब रिकॉग्नाइज करना है, या फिर एक्रूअल बेसिस फॉलो करना है? डिविडेंड कब आप रिकॉग्नाइज करोगे? ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे रॉयल्टी। रॉयल्टी यानी ये भी फंड्स कह सकते हो, क्योंकि रॉयल्टी का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को मैंने डेवलप किया, एंड डेवलप करके मैंने उसका कॉपीराइट करवा लिया। अब वो मैं कॉपीराइट लाइसेंस किसी और को दे रहा हूँ और बदले में वो मुझे क्या दे रहा है? रॉयल्टी दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक बुक्स बनाया, मैंने पूरा बुक्स एक आइडिया लगा के अच्छा सा बुक बनाया, पर बुक का मैं पब्लिशिंग मेकर नहीं कर रहा हूँ, मतलब बुक्स मैं नहीं छाप रहा हूँ। बुक्स छापने के लिए मैंने किसी और को दे दिया, है ना। तो वो पब्लिशर बुक छापेगा, और वो जितनी क्वांटिटी वो बुक छापेगा तो उसके बेसिस में वो मुझे रेंट देगा, यानी पर बुक्स के हिसाब से भी मुझे रेंट दे सकता है। और या फिर मान लो वो मुझे फिक्स्ड भी दे सकता है, फिक्स्ड मान लीजिए मंथली उसने फिक्स्ड अमाउंट दिया, या फिर एनुअली उसने फिक्स्ड अमाउंट दिया। तो ये सारा रॉयल्टी, यानी हम ऑल टुगेदर अगर आप बात करोगे तो हम ये बात करेंगे, गुड्स पे आप जब गुड्स सेल करोगे तो रेवेन्यू कब बुक करोगे, सर्विसेज जब आप सेल करोगे तब आप रेवेन्यू कब बुक करोगे। ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद नेक्स्ट एक और है कि जहाँ पर हम रिसोर्सेज रिसोर्सेज अपना रिसोर्सेज हम जब किसी और को देंगे तो हमें जैसे इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। किसी और को डिवेंचर के फॉर्म में रिसोर्सेज दिया, शेयर्स खरीद लिया किसी का, तो हमें डिविडेंड मिल सकता है। और या फिर रॉयल्टी भी, जैसे मान लीजिए हमने अपना आइडिया किसी और को यूज़ करने को दिया तो वो मुझे रॉयल्टी भी देगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये सारी सेल्स की तरह है। तो ये सेल्स हम कब रिकॉग्नाइज करें, कौन से डेट पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, डेट इज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से डेट पे हम रिकॉग्नाइज करें? क्योंकि कितनी बार प्रॉब्लम क्या आता है पता है? मान लीजिए 31 मार्च को मैंने सेल किए, ठीक है, लेकिन आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट मंथ का 5 अप्रैल को वो सेल बुक होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि 31 मार्च जो है वो लास्ट ईयर का है, एंड अप्रैल आपका नेक्स्ट ईयर का हो गया। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में वो सेल्स देखना चाहिए? तो ये सबसे बड़ा मेन इशू है। इसी के चलते हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जिस फाइनेंशियल ईयर में वो सेल देखना चाहिए आपने किसी और फाइनेंशियल ईयर में वो सेल दिखा दिया। इसीलिए चैलेंजिंग हो जाता है थोड़ा सा, एंड इसीलिए हम ये समझेंगे यहाँ पर कि रेवेन्यू हम कब बुक करेंगे। इंडिविजुअली हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये स्टैंडर्ड किस किस में डील नहीं करता, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता, क्योंकि उसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है AS9। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेज लीज एग्रीमेंट, इसके लिए भी सेपरेट स्टैंडर्ड है। क्या लीज एग्रीमेंट्स के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है AS9, और हायर परचेज भी आप उसी में कह सकते हो, AS19, सॉरी AS9 नहीं, AS19। एंड फिर रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए भी आपका सेपरेट स्टैंडर्ड है AS12। और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एज सच कोई गाइडेंस नोट है, पर स्टैंडर्ड वगैरह कुछ नहीं है, पर हाँ इन डेज में ये स्टैंडर्ड है, और यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी ये डील नहीं करेगा। फिर आगे यहाँ पर कुछ कुछ आइटम्स है, इस आइटम्स में भी ये स्टैंडर्ड डील नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा फिक्स एसेट्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमने पढ़ा था ना AS10,
तो EST में जो फिक्स एसेट्स वगैरह होता है तो उसको हम अगर डिस्पोज करते हैं या फिर उसको रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ करते हैं तो वहाँ से हमारा इनकम्स वगैरह कुछ होता है ना, तो वो इनकम आपका सेल नहीं है ना, आप खुद समझो वो सेल थोड़े ना है। तो उसका रिलेटेड रेवेन्यू यहाँ पर डील नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में हमें बताया गया है कि डिस्पोजल होने पर हम किस तरीके से उसका रेवेन्यू बुक करते हैं। तो ES 10 में ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ कि किस तरीके से आप रेवेन्यू बुक करोगे। फिर आगे करंट एसेट्स के केस में भी ES 2 है जो वहाँ पर सेपरेटली डील कर रहा है। वहाँ पर आपको बताया जाता है आप कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में आप पहले मेजर करते हो, फिर बाद में अगर मान लीजिए रिवर्सल हो जाता है तो रिवर्सल ऑफ राइट डाउन करते तो फिर से वो गेन भी आता है आपका। तो वो सारा उसके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से हम रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं। फॉरेन एक्सचेंज गेन भी अगर आपका कुछ होता है तो ES 11 में साफ हमें बताया हुआ है कि इन केस ऑफ मॉनेटरी आइटम अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉसेस आता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, अनलेस आपने जो ऑप्शन दिया वहाँ पर है ना पैरा 46 ए का अगर आपने ऑप्शन अवेल किया तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो, अलग बात है। तो ये भी ES 11 में बताया हुआ है यहाँ पर। फिर आपका जो ऑब्लिगेशन है, अगर आपने ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज किया, मान लीजिए मुझे आपको 50,000 रुपये चुकाने, 50,000 रुपीज़ मुझे आपको चुकाने हैं, है ना, लेकिन मुझे आपको 40,000 ही चुकाना पड़ा, तो मेरा 10,000 का फायदा हो गया ना। तो वो 10,000 का फायदा जो हो गया वो भी यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, वो भी हम सीधा ऐसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, पर इस स्टैंडर्ड में ये रेवेन्यू नहीं है, ये सब आप समझिए ये सब रेवेन्यू नहीं है, इसलिए ES 9 इसको डील नहीं करेगा। फिर आगे आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, मान लीजिए ऑब्लिगेशन आपका 50,000 था, आपने उसको रीस्टेट करके आपने 40,000 या 45,000 बनाया, है ना, तो यहाँ पर आपका ऑब्लिगेशन में बदलाव आया तो उसके चलते भी आपका कुछ भी रीस्टेटमेंट वगैरह हो रहा है तो ये भी यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डील नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ ये दोनों ऑब्लिगेशन के लिए आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो हम कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया अगर आपका, क्योंकि ऑब्लिगेशन है आपका। मान लीजिए अगर आपका ये किसी और को चुकाना है, किसी और के लिए एसेट्स है, ये फाइनेंशियल एसेट्स है तो आपके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा। और या फिर आपका प्रोविजन जो हमारा ES 29 है, प्रोविजन कंटिजेंसीज, वहाँ पर ये डील करेगा, यानी अल्टीमेटली ES 9 में ये डील नहीं करेंगे। तो मैं साफ साफ पता चल रहा है कि बाकी सारे जो हम एसेट्स वगैरह को बेचते हैं, रिवैल्यू करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस, ये सब में बिल्कुल भी ये स्टैंडर्ड डील करने वाला नहीं है। बेसिकली आपको ये समझना है ये स्टैंडर्ड डील करेगा आपका गुड्स, आप गुड्स को बेच रहे हो, आप सर्विसेज को बेच रहे हो, या फिर आपने रिसोर्सेज कहीं पर लगाया अपना, एंड यानी बहुत सारे पैसे हैं आपके पास, वो पैसा आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, डेट इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से रिलेटेड आपको जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलते हैं ना उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप बात करोगे तो पूरा टोटली तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर फेयर वैल्यू में मेजर करना होता है ना, फेयर वैल्यू गेन या लॉस आता है तो वहाँ पर उसके हिसाब से दिखाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका अगर मान लीजिए आपने आपने अगर मान लीजिए इक्विटी सेट्स में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिलेटेड जो डिविडेंड है उस डिविडेंड के बारे में सिर्फ ये बात कर रहे हैं। आप अगर आप FBTPL अकाउंटिंग करोगे इक्विटी सेट्स में इन्वेस्टमेंट किया इसलिए, तो FBTPL अकाउंटिंग का जो मेजरमेंट होगा वो सारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डील करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड जो आपको डिविडेंड मिलेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैंने डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे सिर्फ उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसके बारे में ये स्टैंडर्ड बात करेगा। बाकी सारा चीज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम फेयर वैल्यू मेजरमेंट जो FBTPL FBTOC है वो सारा चीज़ वहाँ पर ही बातचीत होगा, यहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं है। और रॉयल्टी के बारे में भी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा कि कब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक तो हमने क्लियरली समझा। अब हम क्या करेंगे, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स अब डिस्कस करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स के केस में अब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, सर्विसेज के केस में अब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, ये डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर हम इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बस बात खत्म, फिर आगे एक छोटा सा टॉपिक है एंड ये मुझे आपको समझाना है, फिर ये स्टैंडर्ड आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेल ऑफ गुड्स। तो मान लीजिए अगर मैं कोई भी गुड सेल करता हूँ तो आप बताइए उसका रेवेन्यू मुझे कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सिंपल सी बात है, जब मैं उसका ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दूंगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आईपैड है, वो मेरा आईपैड है, ये मेरे लिए, मैं आईपैड पे डील करता हूँ, समझिए ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, ये ES 10 नहीं है, मैं आईपैड पे डील करता हूँ। मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में मैं आईपैड बेचता हूँ, मेरे पास हजारों आईपैड है। अब मैंने एक आईपैड आपको बेचा, तो बताइए मुझे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ये आईपैड का ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दूंगा तो जनरली मुझे ये इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यानी अनटिल एंड अनलेस मैंने आपको जब तक मैंने आपको इसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया तब तक मैं इसका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ओनरशिप ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है आप समझिए। जनरली ओनरशिप ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है कि रिस्क एंड रिवार्ड जो है, ये मैंने जो भी इसका सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड है ये मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया। यानी रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब, मान लीजिए आईपैड मैंने आपको दे दिया, है ना, आपसे मैंने पैसे लिए नहीं लिए बात की बात है, आपको मैंने उधार में बेच दिया, मान लीजिए आपसे मैं पैसे बाद में लूंगा, पर मैंने आईपैड से रिलेटेड जो भी रिस्क एंड रिवार्ड है वो आपको ट्रांसफर कर दिया। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा जिम्मेदारी है कि मैं ये आईपैड आपके घर तक पहुंचाऊंगा,
मेरा जिम्मेदारी है कि आईपैड मैं बेचूंगा, ये सेल कंप्लीट तभी माना जाएगा जब मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। तो मान लीजिए आईपैड रास्ते में टूट गया, मैंने अपने स्टाफ से कहा, वो स्टाफ ने लेके गए आपके घर पे, तो रास्ते में बीच रास्ते में आईपैड गिर गया और गिर के इसका स्क्रीन टूट गया आईपैड का। तो अब बताइए यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड, अब बताइए इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा कि आप उठाओगे? आप तो नहीं उठाओगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर परफॉर्मेंस कब सेटिस्फाई होता है? जब मैं आपके घर पहुंचा देता। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा रेवेन्यू, आप समझिए मेरा रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जब रिस्क एंड रिवार्ड मेरे मेरे गोडाउन से जब निकला ना, जब वो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, जब वो आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपके हाथ में दे दिया जाएगा, उसके बाद रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होगा। तो यानी अगर मेरा ऑब्लिगेशन ये है कि मुझे आपके घर पे पहुंचा के देना पड़ेगा, तो ऐसा सिचुएशन में जब तक मैं घर पे पहुंचा के ना दूं, आपके हाथ में जब तक ना आ जाए, तब तक नहीं माना जाएगा कि रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया। हाँ, वंस अगर आपके हाथ में पहुंच गया, आपके हाथ में आ गया वो आईपैड, उसके बाद वो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उसके बाद आपका अगर हाथ से गिर जाता है, टूट जाता है, जो भी हो जाता है, वो आपका लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में रिस्क एंड रिवार्ड क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर, ये सेम वाले हम लेते हैं आईपैड का एग्जाम्पल। दूसरा एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आईपैड का, कि मेरा जिम्मेदारी ये है कि मेरा जो गोडाउन है, वो गोडाउन से आप जाइए, आप जाके वहाँ से आईपैड ले लीजिए, या फिर आप मेरे शोरूम में है, मेरे शोरूम से मैंने आपको आईपैड दे दिया, तो मेरा जिम्मेदारी ये है कि आप शोरूम से सीधा आईपैड ले जाइए। पर आपने मुझे ये कहा कि प्लीज़ प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट, आप मेरे घर पहुँचा दीजिए। पर मैंने आपको क्या कहा? नहीं, मेरा तो जिम्मेदारी है नहीं, मेरा तो जिम्मेदारी यहीं से है। बोले नहीं नहीं, आप हमारे घर पहुँचा दीजिए। तो यहाँ पर इस बारी सिंपल सी बात है, जैसे ही मेरे शोरूम से निकला, है ना, जैसे ही मेरे शोरूम से निकला, मेरा परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हो गया, मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया। यानी एक बार मेरे शोरूम से निकल जाएगा, उसके बाद अगर रास्ते में टूट जाएगा तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। और जनरली जो हम बिल काट के देते हैं ना, उस बिल में लिखा हुआ रहता है कि हाँ, यहाँ पर एक शोरूम यहाँ से बस हो गया, निकल गया, तो बस बात खत्म, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप समझिए, अब अगर रास्ते में टूटा तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? आपकी जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पर एंटिटी उसको देखना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा अल्टीमेटली, कि उसका जिम्मेदारी कब खत्म होता है, उसका जिम्मेदारी कब खत्म होता है। एकदम सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं मिंत्रा वालों का। आज जैसे मिंत्रा वाले क्या करते हैं, आपको अगर आप कुछ भी ऑर्डर करोगे, शर्ट्स वगैरह कुछ भी ऑर्डर करोगे, तो मिंत्रा वाले आपको आपके घर पे भेज के देते हैं। तो मान लीजिए अगर लॉकडाउन लग गया, कुछ हो गया, मिंत्रा वाला आपके घर पे आपको भेज नहीं पाए, तो उसका सेल कंप्लीट माना नहीं जाएगा। उनका सेल कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वो आपके घर पे पहुंचा देंगे। और आप बताइए, क्या घर पे पहुंचाने पर भी सेल कंप्लीट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मान लीजिए घर पे पहुंचा भी दिया और आपने पहन भी लिया, तो भी क्या सेल कंप्लीट माना जाएगा? मैं आपको बता दूं, जनरली मिंत्रा के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, मिंत्रा वहाँ पर आपको रिटर्न पॉलिसी देता है कि अगर आपको पसंद ना आए तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी रहता है, 7 डेज का रिटर्न पॉलिसी रहता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए वो 30 डेज का आपको रिटर्न पॉलिसी देता है कि अब 30 डेज तक आपको पसंद ना आए तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो अब समझिए, मिंत्रा वाले क्या एक बार आपको डिलीवर कर देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे कि उनका माल बिक गया है? बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि बाद में आप रिटर्न कर सकते हो। अब सोचिए ना, उन्होंने मान लिया कि सेल हो चुका है, बाद में 5 दिन के बाद आपने उसे रिटर्न कर दिया, तो कहाँ से सेल हुआ? तो उनका सेल कंप्लीट कब माना जाएगा? उनका सेल कंप्लीट तब माना जाएगा जब एदर आपने क्या कहा, आपने क्या ऑलरेडी, अगर मान लीजिए वहाँ मिंत्रा की वेबसाइट में ऑप्शन है जहाँ पर कह दिया कि अप्रूव, हम अब रिटर्न नहीं करेंगे, या आपने अपनी तरफ से अप्रूवल कर दिया कि अब आप रिटर्न नहीं करोगे, तो वो सेल मान लिया जाएगा। और या फिर दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने अपने तरफ से कुछ अप्रूवल नहीं किया और 30 डेज का टाइम पीरियड है कि 30 डेज के अंदर आपको रिटर्न करना होता है, और वो 30 डेज पास हो जाएगा, जब 30 डेज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ही उसका सेल कंप्लीट माना जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, तब उसे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? उसे 30 डेज बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मान लीजिए मेरा कार का बिजनेस है, मेरा ऑडी कार का बिजनेस है, तो मैंने मेरा ऑडी कार का बिजनेस मैंने नया नया शुरू किया, तो मेरे पास कस्टमर्स आने लगे। तो मैंने कस्टमर से कहा चलो ठीक है, ऑडी कार ले जाओ, 10 दिन रखो अपने पास, अगर 10 दिन में समझ में नहीं है तो हमें लौटा देना, लेकिन 10 दिन के बाद आप लौटा नहीं सकते। तो बताइए, जब मैंने ऑडी कार की चाबी उनके हाथ में दे दी तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप तो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, क्योंकि मैंने चाबी उनके हाथ में दे दी। अब वो अपनी मर्जी मन मर्जी से जहाँ जाए चला सकते हैं। पर क्या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हुआ है? क्योंकि मैंने उनको साथ में क्या अधिकार दे दिया कि आप 10 डेज के अंदर चाहो तो आप 10 डेज के अंदर लौटा सकते हो, रिटर्न कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में सेल मैं फील करूंगा कि मेरा सेल कब कंप्लीट माना जाएगा? जब एदर आप अप्रूव कर दोगे कि आप अब नहीं लौटाने वाले हो, या फिर 10 डेज पास हो जाएगा, 10 डेज खत्म हो गया, तभी तो वो रेवेन्यू माना जाएगा। यानी अल्टीमेटली रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स यही कहा जाता है कि यहाँ पर एंटिटी को फील करना चाहिए कि एंटिटी का कब सेल कंप्लीट हुआ, यानी वो टाइम, अब उसके बाद वो सेल रिटर्न नहीं हो सकता, है ना, वैसा टाइम। यानी अब वो सेल टोटली कंप्लीट माना जा रहा है, वो टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा, एंड उसी टाइम में आपका सेल माना जाए। अब मान लीजिए कितने रिटेल आउटलेट्स रहते हैं,
तो वहां पर तो सिंपल सी बात है, रिटेल आउटलेट्स में वो क्या करते हैं, आप पैसे देते हो वो आपको माल दे देते हैं, बात खत्म। उसके बाद वहां पर लिखा हुआ भी रहता है नो रिफंड्स नो रिप्लेसमेंट, है ना, सीधा लिखा हुआ रहता है नो रिटर्न। तो वहां पर तो सिंपल सी बात है, जिसने सेल किया वैसे बात खत्म, है ना। आप भी मान लीजिए कहीं से आपने अपने फ्रेंड के शॉप से आपने मान लीजिए फर्नीचर खरीदा एंड उसने कह दिया कि कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो आपने पैसे भले ही ना दिया हो पर आपने फर्नीचर खरीद लिया ना, तो वहां पर ही वो सेल कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद रिटर्न की कोई पॉलिसी नहीं है, आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स में। सर्विसेज की मैंने अभी तक बात ही नहीं की, मैं अभी तक गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो रहा है ना, यानी रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क एंड रिवार्ड ऑब्वियस सी बात है, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा तभी रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होगा आपका। एंड जब फाइनली रिस्क एंड रिवार्ड आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम उसका सेल बुक कर सकते हैं, यानी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए और एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 28 मार्च को आप मेरे शॉप में आए, आपने कहा कि आपको एप्पल चाहिए 10 kg, 10 kg एप्पल चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है 10 kg एप्पल मिल जाएगा। आपने कहा कि आप मैं आपकी प्रेमाइसेस पे भिजवा दूँ, और जनरली मैं भिजवाता हूँ, मैं आपके प्रेमाइसेस पे भिजवाता हूँ। तो मान लीजिए सेल कंप्लीट कब माना जाएगा, जब मैं आपके प्रेमाइसेस पे भिजवा दूँ। तो मैंने आपके प्रेमाइसेस पे 2 अप्रैल 2 अप्रैल को मैंने आपके प्रेमाइसेस पे 10 kg एप्पल भिजवा दिया एंड आप तक वो पहुंच चुका है ना। तो अब बताइए, अब आप तक वो 2 अप्रैल को पहुंच चुका है, तो आपका सेल कंप्लीट कब माना जाएगा, 28 मार्च या फिर 2 अप्रैल। ऑब्वियस सी बात है 2 अप्रैल माना जाएगा। तो 2 अप्रैल को ही हम क्या करेंगे, हम सेल दिखाएंगे। यानी हमारा जो सेल जो रेवेन्यू आएगा वो 28 मार्च यानी मार्च के अंदर नहीं आएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 2 अप्रैल यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो फॉल करेगा। तो वहां पर हमें रेवेन्यू बुक करना चाहिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरत है समझना, क्योंकि अदरवाइज आप अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में दिखा दोगे तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 28 मार्च को ही आप मेरे पास आए, आपने कहा कि आपको 10 kg एप्पल चाहिए, पर मैंने ये कहा कि मैं अब डिलीवर नहीं करता हूँ, आपको यहीं से लेके जाना पड़ेगा। लेकिन आपने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया आपने मुझे और कहा कि प्लीज़ आप मेरे घर पे पहुंचा दीजिए। लेकिन मैं जनरली ऐसा करता नहीं हूँ, मैं आपके प्रेमाइसेस पे पहुंचाता नहीं हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप यहीं से आओ लेके जाओ। तो आपने लेकिन मुझे कहा कि नहीं, आप मुझे रिक्वेस्ट बहुत किया कि आपके पास जगह नहीं है अभी, आपको 2 अप्रैल को क्या भिजवा दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं भिजवा दूंगा। तो मैंने आपके लिए क्या किया, वो 10 kg एप्पल अलग से रख दिए साइड में रख दिया अलग से, है ना। और मैंने आपको भी बता दिया ये देखो ये आपका थैला है, मैंने अलग से आपके लिए साइड में रख दिए, मैं 2 अप्रैल को भिजवा दूंगा। आप बोले हाँ ठीक है ओके। तो अब वो जो सेल है मेरा देखा जाए तो वो कंप्लीट हो चुका है 28 मार्च को ही, बस डिलीवरी नहीं हुआ क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया है कि डिलीवरी आप बाद में चाहते हो। तो वो आपका जिम्मेदारी, बाद में वो एप्पल सड़े मड़े जो भी करे वो आपका लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है। अगर ये क्लियर है हमारा, है ना, एंटिटी और कस्टमर के बीच में ये क्लियर है कि अगर वो सड़ जाए कुछ भी हो जाए वो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप ही ने तो रिक्वेस्ट किए और आपके रिक्वेस्ट में मैंने साइड में रख दिया। तो ऐसा सिचुएशन में 28 मार्च को ही सील कंप्लीट मान लिया जाएगा, क्योंकि फर्दर मेरा कोई रिस्क एंड रिवार्ड नहीं है, वो आपका ही है। यानी वो सेव और चमक जाए और स्वाद हो जाए या फिर वो सेव खराब हो जाए, रिस्क या रिवार्ड जो भी है वो आपका है। तो ऐसा सिचुएशन में 28 मार्च को ही क्या हुआ, सेल कंप्लीट मान लिया जाएगा, भले वो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है पर वो आपके बिहाफ में पड़ा हुआ है ना, मैंने साइड में रखा हुआ है। हाँ अगर मान लीजिए मेरा मिक्स किया हुआ है, मैंने आपके लिए अलग से रखा ही नहीं थैला निकाल के, आपको मैंने कह दिया चलो ठीक है 2 अप्रैल को बिक जाएगा, तो ऐसा सिचुएशन में रेवेन्यू बुक करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि क्या पता वो सेम मैं किसी और को बेच दूंगा, फिर मैंने तो आपके लिए अलग से साइड में रखा ही नहीं है। जैसे हम कितने बार सब्जी वाले के पास जाते हैं, हमने सब्जी वगैरह हमने मतलब बाच लिया करके हमने रख लिया अच्छे से, हमने अरेंज करके साइड में रख दिया, और वो आपके लिए थैला अलग से रख देता है, तो वो सेल माना जाएगा। पर आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने बस बोल दिया, तो वो सेल कैसे माना जाएगा। यानी अल्टीमेटली आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ अल्टीमेटली क्या रिस्क एंड रिवार्ड हमने सेपरेटली उसको है ना ट्रांसफर कर दिया, अलग से रख दिया उसके लिए, तो अलग बात है। ऐसा सिचुएशन में आप गुड्स का सेल रिकॉग्नाइज करोगे, अदरवाइज आप सेल रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ये अल्टीमेटली यहाँ पर की पॉइंट्स अगर है तो ऑनर से भी यहाँ पर ट्रांसफर होना चाहिए, और जनरली ओनरशिप ट्रांसफर कब माना जाता है, जब रिस्क एंड रिवार्ड आपका ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के अंदर तो बहुत कुछ है ना, इंडेक्स के अंदर तो टोटल इसका परिभाषा ही चेंज हो चुका है, वहाँ पर बहुत कुछ है समझने के लिए। एंड यहाँ पर फिर भी आपके लिए बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए सेल ऑफ गुड्स हमने अल्टीमेटली क्लियर कर लिया, हमने खत्म कर लिया कि अल्टीमेटली आपको ही ध्यान में रखना है कि फील करना है कि क्या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हुआ है। अगर यस रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया तो डेट में सब रेवेन्यू यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। फिर अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के अंदर 2 पॉइंट है, एक होता है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड और एक होता है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। यानी 2 मेथड है, ये 2 मेथड में आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ,
मैंने आपसे कह दिया कि 6 मंथ्स का कोर्स रहेगा ये, 6 मंथ्स में मैं आपको खत्म कराऊंगा पूरा, 6 मंथ्स के अंदर आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर 6 मंथ्स के अंदर ये कोर्स खत्म हो जाएगा, और मान लीजिए मैं आपसे टोटल में आपसे मान लीजिए 30,000 रुपीज़ ले रहा हूँ, ये 6 मंथ्स का टोटल मैं आपसे 30,000 रुपीज़ ले रहा हूँ। अब मैंने ऑलरेडी एडवांस में ले लिया है या फिर मैं 6 मंथ्स के बाद लूंगा, वो मैटर नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर कैश बेसिस तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बस हाँ, पैसे मिल गया अच्छी बात है, पैसे नहीं मिलेंगे तो हाँ एटलीस्ट रीजनेबल सर्टेनिटी रहना चाहिए कि पैसे तो आएंगे यहाँ पर। वो तो ओवरऑल हर केस में आएगा कि रीजनेबल सर्टेनिटी, तो हल्का सा मतलब ऐसा कोई अनसर्टेनिटी नहीं कि पैसा नहीं आएगा, मतलब रीजनेबल सर्टेनिटी के पैसा तो आएगा, वो अलग बात है। यानी अल्टीमेटली पैसा कब आएगा वो मैटर नहीं करता है। आप ये समझिए कि यहाँ पर हम पूरे एक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, पूरे एंटायर ईयर्स में हम थोड़ा ना कैश बेसिस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि 30,000 रुपीज़ मैं आपसे लूंगा और 6 मंथ्स में आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा, तो ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैं दो तरीके से इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। इधर मैं क्या करूँगा, एवरी मंथ मैं 5,000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँगा। अब आपका यहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा, सर हम तो फाइनेंशियल ईयर का बनाते तो फिर क्यों जरूरत है। तो सोचिए ना, मैंने फरवरी से पढ़ाना चालू किया, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फरवरी से लेकर जुलाई तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस ये क्या दो फाइनेंशियल ईयर में फॉल नहीं कर रहा है, फरवरी मार्च अलग फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अलग फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा, तो ये वाली दिक्कत है। तो यहाँ पर हमारे पास दो उपाय है। पहला उपाय हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड के हिसाब से रेवेन्यू बुक करेंगे। यानी मैं देखूंगा कि मैं 30,000 आपसे ले रहा हूँ 6 महीने का, तो एवरी मंथ का मैं आपसे 5,000 ले रहा हूँ। तो फरवरी और मार्च जब मैं आपको ट्यूशन पढ़ा दूंगा, है ना, क्लासेस करा दूंगा मैं आपको, तो मार्च के एंड में मैं कहूंगा कि मैंने आउट ऑफ 6 मंथ्स 2 मंथ्स का परफॉर्मेंस मैंने कंप्लीट कर लिया। तो 2 मंथ्स का मैं 10,000 रुपीज रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ। पैसा नहीं मिला तो रिसीवल आ जाए, यानी रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो जाएगा, रिसीवल्स आपका डेबिट हो जाएगा, बस बात खत्म। रिसीवल्स आपका एसेट बिल्डअप हो जाएगा, रेवेन्यू इधर आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दोगे, मैं रेवेन्यू बुक कर दूंगा, है ना। और बाकी जो है, बाकी 4 मंथ्स का नेक्स्ट जो अप्रैल मई जून जुलाई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, बाकी 4 मंथ्स का आपका 20,000 रुपीज रेवेन्यू बुक हो जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। एंड दूसरा तरीका क्या है कि जब मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कब, मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब जुलाई में सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी पूरा 100%, यानी जब फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा मेरा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तब मैं रेवेन्यू बुक करूँ। यानी मैं अभी फरवरी मार्च में पढ़ाऊंगा तो मैं प्रोपोर्शनेटली रेवेन्यू बुक नहीं करूंगा, मैं मेथड लगाऊंगा कंप्लीटेड सर्विस मेथड, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। एंड उसके तहत मैं क्या करूंगा, मैं जुलाई के एंड में ही रेवेन्यू बुक करूंगा। तो हमने दो तरीका सीखा, मैंने एकदम सिंपल सा बात बताया, एक प्रोपोर्शनेटली आप रेवेन्यू बुक कर लीजिए, है ना, जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा सर्विसेज परफॉर्म करोगे, जैसे हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी करते थे, जितना हमने काम कंप्लीट किया उसके हिसाब से हम रेवेन्यू बुक करते थे। तो वही बात यहाँ पर है कि आप प्रोपोर्शनेटली भी कर सकते हो, और आप या फिर कंप्लीटेड सर्विस मेथड अप्लाई करो, जहां पर आपका पूरा सर्विस जब 100% कंप्लीट हो जाए तभी आप रेवेन्यू बुक करो। पर यहाँ पर कुछ कुछ सिनारियोस में आपको समझाऊंगा, वहां पर सिनारियोस में आपको लगेगा कि प्रैक्टिकली कंप्लीटेड सर्विस मेथड अप्लाई करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मुझे ये लग रहा है कि मैं 6 मंथ्स जो आपको पढ़ाऊंगा, 6 मंथ्स में पढ़ाऊंगा, मुझे लग रहा है कि मैं 2-3 मंथ्स के बाद मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्या पता, और उसकी वजह से मुझे आपसे 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो इट इज़ बेटर ना कि जब कंप्लीट हो जाए तभी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। हालांकि स्टैंडर्ड आपको कुछ फोर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड नहीं कह रहा है कि नहीं आपको ऐसा सिचुएशन में आपको करना पड़ेगा, ये दोनों अलाउ करता है, और ये आप ही पे जजमेंट छोड़ता है कि आपको क्या सुटेबल लगता है। आपके बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस मॉडल के हिसाब से आपके लिए जो सूटेबल है आप उसके हिसाब से रेवेन्यू बुक करो। तो एज पर AS9 मैं बोलूंगा नहीं, मेरे हिसाब से सूटेबल ये रहेगा, मैं प्रोपोर्शनेटली रेवेन्यू बुक करूंगा, तो ठीक है, मैं प्रोपोर्शनेटली रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फरवरी मार्च का मैं रेवेन्यू बुक कर दूंगा, एंड फिर बाद में प्रोपोर्शनेटली अप्रैल में जून जुलाई का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं रेवेन्यू बुक कर दूंगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मैं सिक्योरिटी गार्ड का सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मेरे अंडर हजारों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, 1000 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मैं अलग अलग अपार्टमेंट्स, कॉमर्शियल कम्प्लेक्सेस वगैरह जगह जगह में, बड़े बड़े बिजनेस ऑफिसेज वगैरह में सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो क्या मैं उनको सर्विसेज दे रहा हूँ? यस, मैं सिक्योरिटी गार्ड का सर्विसेज दे रहा हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड को जो सैलरी वगैरह देना वो मैं देता हूँ, वो मैटर नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ पर कंपनीज को, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स को, इन लोगों को हम सिक्योरिटी गार्ड का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हम उससे बदले में क्या लेते हैं, सर्विसेज का हम पैसा लेते हैं। जो हम सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करें तो उसका हम पैसा लेते हैं। तो यहाँ पर भी जनरली हम मंथली बेसिस में हम पैसा लेंगे। ऑब्वियसली बात है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 2 साल तक, 2 साल तक हम आपको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करेंगे, और 2 साल का मान लो हमने आपसे कह दिया कि हम आपसे 24 लाख रुपीज लेंगे 2 ईयर्स का। तो यानी 1 ईयर का हम आपसे कितना ले रहे हैं, 12 लाख रुपीज ले रहे हैं देखा जाए तो। और यानी 1 मंथ का आपसे कितना ले रहे हैं, 1 लाख रुपीज ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबिलिटी, हम क्या करें, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड लगाना ही यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है 6 मंथ्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ।
बाकी के लिए मैं फिर भी एलिजिबल हूँ, पर मैं 6 मंथ्स के लिए तो एलिजिबल हूँ यहाँ पर, तो मैं प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर मुझे रेवेन्यू बुक करना चाहिए, वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पर अब सोचिए ना, एक डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर रहा है, एंड डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है उसने कहा कि मान लीजिए उस डॉक्टर को ऑपरेशन करने में 10 दिन लगेंगे, टोटल 10 दिन लगेगा, वो ऑपरेशन 10 दिन तक चलेगा, समझिए इतना बड़ा ऑपरेशन है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ पर। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला कि वो आपसे सर्विसेज दे रहा है, डॉक्टर आपको ऑपरेशन का, डॉक्टर सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा है। तो डॉक्टर यहाँ पर उसने आपको कहा कि वो आपसे ऑपरेशन का, ऐसे भी डॉक्टर लोग तो आप जानते हो बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है हॉस्पिटल्स में, तो उसने आपसे कहा कि वो आपसे 5 करोड़ रुपीज लेगा, कितना, ऑपरेशन का 5 करोड़ रुपये आपसे लेगा वो। तो यहाँ पर आप समझिए डॉक्टर ने आधा ऑपरेशन कर दिया, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आपको बोला चल 2.5 करोड़ रुपया लेके आ, 2.5 करोड़ रुपया मुझे दे, मैंने आधा कंप्लीट कर लिया। और या फिर मान लो वो आधा कंप्लीट करके छोड़ के चला जाता है, ठीक है, आधा कंप्लीट करके छोड़ दिया उसने, आधा के बाद किए नहीं उसने काम, और बाद में वो आपके पास आएगा कि हम मैंने आधा ऑपरेशन तो क्या, मुझे पैसे दीजिए ना, आप पैसे दोगे कि थप्पड़ दोगे उससे, आप नहीं दोगे ना पैसे यहाँ पर। तो कितने सारे सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कंप्लीट होने पर ही आपको उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कंप्लीट होने से पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना वो सुटेबल नहीं रहता है ना। तो जैसे यहाँ पर डॉक्टर के केस में अगर मान लो वो आपको कंप्लीट सर्विसेज नहीं देगा, तो ऑब्वियसली बात है आप पैसे नहीं थप्पड़ लगाओगे आप उससे। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में हमें प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड यूज नहीं करना चाहिए, हमें कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड ही यूज करना चाहिए। मतलब वो डॉक्टर क्या करेगा, जब वो पूरा सर्विस को कंप्लीट करेगा उसके बाद भले पैसे आए नहीं आए, पर उसने अपने तरफ से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया, तभी वो रेवेन्यू दिखाएगा, वो प्रोपोर्शनेटली नहीं दिखाएगा। सेम ही अप्लाई कोचिंग में भी होता है, सेम ही अप्लाई कोचिंग में भी होता है, पर मैंने कहा ना स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर इतना ज्यादा इस पे फोर्स नहीं करा किसी भी चीज को लेकर। तो यहाँ पर अगर कोचिंग में लग रहा है कि नहीं हाँ मेरे लिए पॉसिबल है, मैं आपसे आधा भी पढ़ाऊँ तो मैं आधा चार्ज कर सकता हूँ, तो अलग बात है, ये हम कर सकते हैं। लॉयर वगैरह के केस में भी आप देख लो, अपने लॉयर को कहा कि वो आपने एक बड़ा सारा लॉयर पकड़ा है, आपने उसको कहा कि आप उसको 10 करोड़ रुपए दोगे, 10 करोड़ रुपए आप उस लॉयर को दोगे, और बदले में वो आपको क्या देगा, आपको आपको आपका जो केस चल रहा है वो केस पे आपको वो जिताएगा, उसने आपको कहा है ना, आपका केस लड़ेगा, जिताएगा नहीं जिताएगा बात की बात है, वो आखिरी सांस तक वो केस लड़ेगा अपना। वो बीच में उसने आपका केस जो है छोड़ दिया, लड़ रहा था बीच में उसने अचानक से आपका केस छोड़ दिया, और फिर बाद में आता है वो आपके पास बोलता है कि मैंने इतने दिन तो केस लड़ा, मुझे पैसा दो, आप पैसा नहीं दोगे थप्पड़ दोगे उसे आप। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जनरली जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना जनरली, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब तक वो सर्विस कंप्लीट नहीं होता है ना तब तक हम एलिजिबल नहीं रहते कि हमें कुछ पैसा मिलेगा पार्टी से। तो इसीलिए जनरली बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे डॉक्टर का सर्विसेज हो गया, लॉयर का सर्विसेज हो गया, ये सारे बहुत सारे ये सब सेंसिटिव सर्विसेज होते हैं। तो ये सारे सर्विसेज में क्या करना चाहिए, जब आपका कंप्लीट हो जाए ना, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तभी आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए, उससे पहले आपको रेवेन्यू बुक नहीं करना चाहिए यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने ये समझा दिया कि प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड और कंप्लीटेड सर्विस मेथड का मतलब क्या है। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में आप एक एग्जांपल ले लो, सिक्योरिटी गार्ड का सर्विसेज, आपके दिमाग में रहेगा सिक्योरिटी गार्ड का सर्विसेज, है ना। और कंप्लीटेड सर्विस मेथड में मैंने क्या कहा, डॉक्टर का सर्विसेज, याद रखना ऑपरेशन वाला एग्जांपल ना, आधे में ऑपरेशन करके छोड़ के चला गया और आपसे कह रहा है कि पैसे दो, और आपने लगा दिया दो तमाचा। और फिर लॉयर का सर्विसेज, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोचिंग के केस में मैंने कहा ना वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो डिपेंड करेगा, आप प्रोपोर्शनेट दिखाओगे कि कंप्लीटेड दिखाओगे। यहाँ पर तो ऐसे भी स्टैंडर्ड आपको कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा, वो आपको ये कह रहा है कि आपके हिसाब से जो सूटेबल है उसके हिसाब से दिखाओ। फिर यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स में भी हमने क्या क्या एग्जाम्पल डिस्कस किया था, मिंत्रा का एग्जाम्पल हमने लिया था, है ना। मिंत्रा आपको रिटर्न पॉलिसी देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न पॉलिसी जो आपका खत्म होगा ड्यू डेट उसके बाद ही उसे रेवेन्यू बुक करना चाहिए। मैंने मिंत्रा का एग्जाम्पल लिया, मैंने कार का एग्जाम्पल लिया, मैंने एप्पल का एग्जाम्पल लिया कि डिलीवरी यहाँ पर वो खुद ही पोस्टपोन करा रहा है, आपका जो कस्टमर है रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी गलती है, उसकी लुकआउट है। हमारा रिस्क एंड रिवार्ड अगर ट्रांसफर हो गया मानेंगे तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे यहाँ पर। तो अल्टीमेटली ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का चैप्टर पता है नहीं आता अगर मान लीजिए वो फाइनेंशियल ईयर का झोल नहीं होता, क्योंकि कितनी बार क्या होता है फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 2020-21 में होना चाहिए, पर हमारा वो जा रहा है 2021-22 में। तो ये सारे दिक्कत नहीं है, इसी की वजह से ये स्टैंडर्ड आपको गाइड कर रहा है प्रॉपर्ली कि आपका अल्टीमेटली डेट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होना चाहिए। चलिए तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझा। फिर आगे हम बात करेंगे इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स के बारे में। चलिए हमने ये समझ लिया दोनों, यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, देखिए वापस से फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूँ। सेल ऑफ गुड्स में मैंने आपको बस समझाया कि गुड्स के केस में आप क्या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर का पूरा ये चेक करोगे, और सर्विसेज के केस में मैंने आपको दो बातें बताई, कभी कभी प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड लगाते हो आप, और कभी कभी आप कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड लगाते हो, दोनों का मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। फिर आगे हम बात करेंगे इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड। तो देखिए इंटरेस्ट के केस में एकदम सिंपल सी बात है, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस आप देखते हो, यहाँ पर क्या देखते हो आप, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। इसका भी एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1 फरवरी को मैंने आपको लोन दिया,
मैंने आपको 1 फरवरी को 50,000 रुपीज लोन दिया एट द रेट 10% इंटरेस्ट पर एनम, 50,000 रुपीज लोन दिए, और मैंने लोन आपको दिया ना 6 मंथ्स के लिए दिए। कब दिया? फरवरी में दिया, 6 मंथ्स के लिए दिया। यानी फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना? तो जुलाई के एंड में मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो आप बताइए, मैंने 6 मंथ्स के लिए अगर आपको 50,000 रुपीज का लोन दिया है और 10% इंटरेस्ट है पर एनम, तो मैंने तो आपको 6 मंथ्स के लिए दिया है, तो 6 मंथ्स का कितना होगा आपका? 5,000, 6 मंथ्स का 2,500 होगा। 50,000 का 10% 5,000 होता है, तो 6 मंथ्स का कितना होगा? 2,500 होगा। तो ये 2,500 मेरा रेवेन्यू है, मैं कब रिकॉग्नाइज करूं, है ना? ये नहीं आपका, देखिए, ये आपने फंड्स किसी को उधार दिए, ये नहीं सेल ऑफ गुड्स है और ये नहीं सेल ऑफ सर्विसेज है, ये आपने अपना फंड्स किसी को दिया है ना? तो इस पे हम इंटरेस्ट कहते हैं इसे, ये इंटरेस्ट इनकम है। तो ये इंटरेस्ट इनकम का रेवेन्यू आप कब दिखाओगे? जनरली हम अदर इनकम में दिखाती है, तो हम ये कब दिखाएंगे 2500? ऑब्वियसली बात है, हमें टाइम प्रोपोर्शन बेसिस में दिखाना चाहिए, क्योंकि हमें टाइम का ही पैसा मिलता है इस पे। हम जितना टाइम के लिए आपको पैसा देंगे उतना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप समझिए, अगर मैं फरवरी में आपको पैसे दूं, तो देखा जाए तो मुझे 6 मंथ्स का 2500 मिल रहा है मुझे। तो आप मुझे बता सकते हो 1 मंथ का कितना मिल रहा है? फिर 6 मंथ्स का 2500 मिल रहा है, तो 1 मंथ का कितना हो रहा है? डिवाइड बाय 6 कर लूंगा मैं, यानी 416.67 हो रहा है। तो देखा जाए तो फरवरी का और मार्च तो एक आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया। मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा पुराना, और नया फाइनेंशियल ईयर बाद में शुरू होगा। तो आपका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है फरवरी मार्च है, उसमें आप क्या देखोगे? 416.67 इंटू 2, है ना? क्योंकि 2 महीने है, तो आपका 833 रुपीज आपको दिखाना चाहिए आपको फरवरी मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर पे। एंड फिर आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 4 मंथ्स है, तो इसमें हम कितना दिखाएंगे? 416.67 इंटू 4 मंथ्स, यानी कितना आएगा? 1,667। तो हमने क्या किया? प्रोपोर्शनली टाइम बेसिस के हिसाब से हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मिले नहीं मिले बात की बात है, वो पैसा वो कैश बेसिस हो गया। हमारा एक्रूअल बेसिस देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट मैंने आपको फंड्स उधार दिया फरवरी 1 तारीख को। अब मार्च 31 को मैं देखूंगा, 2 महीने तो हो चुके हैं, तो 2 महीने का मेरा इंटरेस्ट कितना बनता है? तो मैं वापस से समझा रहा हूँ, मैंने देखा कि 2 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने का मेरा इंटरेस्ट बनता है 10% पर एनएम के हिसाब से। 2 महीने का मेरा इंटरेस्ट कितना बनता है? आप निकाल लो ऐसे, यानी आप बोलोगे 50,000 इंटू 10% इंटू 2/12, आप बोलोगे 833 बनता है। तो 833 हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। क्या करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा अल्टीमेटली ये रेवेन्यू के नाम पे, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रिसीबल आप दिखा दोगे, है ना? इंटरेस्ट रिसीबल दिखाओगे। फिर हम नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर पे 4 मंथ्स हो रहा है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे हम एंड में अगर जाएंगे तो हम कहेंगे 50,000 रुपीज पे 10% इंटरेस्ट बनता है, और इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपका 4 मंथ्स का ही था, तो 4 मंथ्स का कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 1,667 होगा। तब रेवेन्यू तब दिखा दीजिए, यानी टाइम प्रोपोर्शन बेसिस के हिसाब से हमें रेवेन्यू दिखाना होता है, बस सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें झमेला वाला कोई काम नहीं है। फिर आगे रॉयल्टीज और डिविडेंड की बात आती है, पहले हम डिविडेंड समझ जाते हैं सिंपल तरीके से, ज़्यादा बेटर रहेगा। डिविडेंड हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो डिविडेंड में आप देखिए, डिविडेंड के केस में आपका प्रोपोज डिविडेंड मैटर नहीं करता, प्रोपोज डिविडेंड को हम अहमियत नहीं देते हैं, हम देते हैं अहमियत राइट टू रिसीव डिविडेंड कब एस्टैब्लिश हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को डायरेक्टर्स ने तो डिविडेंड प्रपोज कर दिया कि वो आपको 10% डिविडेंड देंगे, पर जब तक वो एनुअल जनरल मीटिंग में, जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है ना, शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है, जब एनुअल जनरल मीटिंग में जब तक शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव नहीं कर सकते, तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है। यानी एजीएम में ही डिविडेंड डिक्लेयर करता है, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, और शेयर होल्डर अगर उसे वोट देके अप्रूव कर देते हैं ना, तभी राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश होता है। तो यानी अल्टीमेटली जब डिविडेंड प्रपोज करेंगे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, तो डिविडेंड को हम नहीं मानेंगे रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि वो नहीं भी मिल सकता, क्योंकि जब तक शेयर होल्डर उसे अप्रूवल नहीं देंगे, जब तक शेयर होल्डर हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, तब तक डिविडेंड रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर एजीएम में जब शेयर होल्डर्स डिविडेंड का अप्रूवल करेंगे, तभी हम वो डिविडेंड को मानेंगे कि हमें पैसा मिलेगा। यानी मान लीजिए मैंने रिलायंस का शेयर्स होल्ड कर रखा है, और रिलायंस कंपनी ने 31 मार्च को कहा कि वो डिविडेंड देंगे इस बार 10%, तो मैं क्या खुश हो जाऊँ? नहीं, मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं अभी पूरा खुश नहीं होने वाला। मैं वेट करूंगा, कब का? मैं अप्रूवल का वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा 31 मार्च का, सॉरी एजीएम का, एनुअल जनरल मीटिंग का, जहां पर शेयर होल्डर सारे मिलकर इकट्ठे अप्रूव करेंगे, और उस दिन कंफर्म होगा कि हाँ, उस दिन कंफर्म होगा कि डेफिनेट सी बात है अब हमें पैसे मिलेंगे। तो जैसे एग्जाम पोस्टपोनमेंट की बात आती है ना, तो कितने बार एग्जाम पोस्टपोनमेंट में पहले हल्ला हो जाता है कि पोस्टपोन हो रहा है, बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो हम जब तक खुश नहीं होते हैं, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, यानी जब तक अप्रूवल नहीं होता, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बेसिकली डिविडेंड के केस में आप कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी ओनर का राइट टू रिसीव पेमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी डिविडेंड आपको मिलना एस्टैब्लिश होगा। और ये जनरली कब होते हैं? जनरली एजीएम में होते हैं।
समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये हमने समझ लिया, आगे हम बढ़ते हैं अब रॉयल्टीज के केस में। अब रॉयल्टीज मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, रॉयल्टीज का मतलब क्या हो गया। जैसे मैं बुक्स बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बुक्स बनाया और मैंने किसी पब्लिशर को दे दिया राइट की वो छापेगा और वो बेचेगा। तो मैंने उससे कह दिया कि देख तू छाप के बेच, तू क्या करता कर मुझे मतलब नहीं, तू मुझे हर महीना 50,000 रुपीज़ देगा फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे अगर हर महीना 50,000 रुपीज़ देगा तो यहाँ पर मैं टाइम बेसिस के हिसाब से महीने महीने के हिसाब से मैं अपना रेवेन्यू बुक करूंगा। मान लीजिए मुझे फरवरी से लेके सितंबर तक उससे 50,000 मिलना है रॉयल्टी के नाम पे, तो रेंट की तरह मिल रहा मुझे फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो फरवरी मार्च आपका जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में मैं 50,000 इंटू 1 लाख दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपका टाइम बेसिस के हिसाब से जो आपका रेंट के हिसाब से मैं आपका रेवेन्यू बुक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर पब्लिशर ने मुझे कहा कि जितने बुक्स वो बेचेगा उतने का ही वो रेवेन्यू देगा, 100 रुपीज करके पर बुक्स। तो यहाँ पर अब इस सिचुएशन में मैं फिक्स कुछ अमाउंट नहीं दिखा सकता। मैं ये देखूंगा फरवरी का, अगर मुझे रेवेन्यू बुक करना है तो फरवरी के एंड में मैं पता करूंगा अपने पब्लिशर से कि फरवरी में आपने कितने बुक्स बेचे हैं। तो वो करेगा, कहेगा कि हमने फरवरी में 200 बुक्स बेचे, 200 कॉपीज बेच दी हमने, तो मुझे पर कॉपीज 100 रुपीज मिलेगा। तो 200 कॉपीज का कितना 20,000 होता है। तो फरवरी का महीना का रेवेन्यू होगा 20,000। फिर मार्च के महीने में उसने हमसे कहा कि उसने 500 कॉपीज बेच दी, तो 500 इंटू 100 50,000। तो मार्च का महीने का रेवेन्यू होगा 50,000 बुक, यानी टोटल फरवरी मार्च का मिला के 70,000 रेवेन्यू बुक हो। फिर अप्रैल मई जून में जहां पर जितने सेल होंगे उसके हिसाब से हम रेवेन्यू बुक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आपको कॉपीज वाइज पैसे मिल रहे हैं तो वो रेंट की तरह नहीं है ना, वो सेल की तरह। तो जितना उनका सेल होगा उतना हमारा हम रेवेन्यू बुक करेंगे। पर अगर हम उनसे फिक्स्ड अमाउंट मांग रहे हैं तो हमारा रेंट बेसिस है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है कि ओवरऑल आपको किस बेसिस में यहाँ पर रॉयल्टीज का पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस तो हम कहीं लगाते नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द रेलेवेंट अरेंजमेंट। तो मैंने कहा ना, एग्रीमेंट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस बेसिस में आपको पैसा मिलेगा। तो जिस बेसिस में आपको पैसा मिलेगा उसी के हिसाब से आप रेवेन्यू बुक करोगे। आगे देख लीजिए आप, इफ एग्रीमेंट इज साइंड बाय फोल्ड रॉयल्टी पेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द बुक्स पब्लिश, इट विल बी रिकॉग्नाइज ऑन दैट बेसिस ओनली, है ना। नंबर ऑफ कॉपीज के हिसाब से देगा बोलेगा तो नंबर ऑफ कॉपीज के हिसाब से आप दिखाइए, अदरवाइज आपको रेंट फिक्स के हिसाब से देगा तो उसके हिसाब से आप रेवेन्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है सच की कोई डिफिकल्टीज आपको यहाँ पर आ रही है, आपको समझ में अच्छी तरीके से। तो एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं ना, फटाफट से। हमने सेल ऑफ गुड समझा था, वहाँ पर मैंने आपको रिस्क एंड रिवार्ड जब ट्रांसफर हो जाएगा तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम ओवरऑल फील करेंगे यहाँ पर कि हमारा रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर हो रहा है, कंसिडरिंग क्या रिफंड पॉलिसी है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है, क्या है, वो सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैं आपको कार बेच रहा हूँ तो मेरा ऑब्लिगेशन मेरे शोरूम से निकलने पर ही आपका खत्म हो जाता है कि आपके घर तक पहुंचने पर मेरा ऑब्लिगेशन खत्म होता है। तो जहां पर मेरा ऑब्लिगेशन खत्म हो रहा है दैट मीन्स मेरा रिस्क एंड रिवार्ड खत्म हो जाएगा। मतलब मैं कब चैन की सांस लूंगा कि हाँ मेरा सेल कंप्लीट हो चुका है, तो उसी टाइम पे मेरा वो रेवेन्यू मुझे बुक करना चाहिए। फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस में मैंने आपको समझाया था कि आपका दो टाइप का सर्विसेज होता है, एक दो टाइप का मेथड होता है, एक प्रोपोर्शनेट और एक कंप्लीटेड। प्रोपोर्शनेट मतलब जहां पर आपको जैसे सिक्योरिटी गार्ड का सर्विसेज वगैरह यहाँ पर हम प्रोपोर्शनेटली दिखा सकते हैं, पर डॉक्टर वगैरह का ये सब केस में हमें प्रोपोर्शनेटली नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो आपको पैसे नहीं थप्पड़ देगा, ये मैंने आपको समझाया था। तो इसलिए आपको कंप्लीटेड सर्विस मेथड लगाना चाहिए। फिर इंटरेस्ट टाइम बेसिस डिविडेंड, जब राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश होगा, और रॉयल्टीज में आपको टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप रेवेन्यू बुक करोगे। फिर आगे आपका यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। यहाँ पर देखिए दो बातें, दोनों बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दो बात यहाँ पर बताई गई। पहली बात मान लीजिए मैंने आज आपको सेल किया, पैसे तो आए नहीं यहाँ पर, मैंने आज आपको सेल किया, पैसे 3 महीने के बाद आएंगे। पर आज सेल करने पर ही मुझे फील हो रहा है कि रिजनेबल सर्टेनिटी नहीं के पैसे आएंगे, क्योंकि आपको मैंने जो सेल किया ना, आप उस इलाके की पुलिस हो, गुंडा वाला पुलिस हो आप उस इलाके के, ठीक है, आप मुझे पैसे नहीं दोगे, मुझे पता है। मतलब मैंने आपको बेच तो दिया है, मुझे पता है आप मुझे पैसे नहीं दोगे, अनसर्टिनिटी बाद में दे दिए तो चमत्कार हुआ, अलग बात है, पर मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पैसे दोगे। आप वहां पर गुंडे हो, किसी को देते नहीं, मुझे भी कहाँ दोगे। आपने मुझे कहा निकाल, ये शर्ट दे, ये जीन्स दे, ये मिठाई दे, ये दे, मैंने दे दिया, ठीक है, और मुझे पता है ये पैसे मिलने वाले नहीं है ना। तो उसने मना नहीं किया अभी तक कि पैसे नहीं देगा, पर मैं फील कर पा रहा हूँ कि सर्टेनिटी नहीं है रीजनेबल की पैसे आएंगे। तो ऐसा सिचुएशन में मैंने भले ही बेच दिया है, पर मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। कब तक नहीं करूंगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज? जब तक उससे पैसे नहीं आ जाते, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टिनिटी है ना। तो जब तक पैसे आ नहीं जाते, ऐसा सिचुएशन में सोचिए ना, कितनी बार क्या होता है, आप बेचते हो गुड्स तो आपको सर्टेनिटी रहता है हाँ पैसे तो आ ही जाएंगे। हाँ बाद में नहीं आए वो अलग बात है, बाद में बैड डेट्स दिखाएंगे वो अलग बात है, पर कितनी बार हम गुड्स बेचते हैं हमें उसी टाइम में पता चल जाता है कि पैसे नहीं आएंगे, तो वहां पर हम फिर क्या ही रेवेन्यू बुक करें, वो तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि जब आपने बेचा है तभी आप सर्टेन नहीं हो कि आपको पैसे मिलेंगे, तो ऐसा सिचुएशन में क्यों रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज करो, आप डेफर कर दो, पोस्टपोन कर दो रेवेन्यू को। चलिए ठीक है, हमने समझ लिया, हम रेवेन्यू को क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे। यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडामेंटल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने आपको माल बेच दिया,
एट द टाइम ऑफ सेल जब हमने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया, जब हमने रिस्क एंड रिवार्ड आपको ट्रांसफर कर दिया, मैंने आपको 5 kg मिठाई बेच दिया और मुझे लग रहा है कि सेल कंप्लीट हो गया, पैसे आएंगे, रीजनेबल सर्टिनिटी तो है, आप नेक इंसान हो, पैसे तो आएंगे, मैं ट्रस्ट कर रहा हूं कि पैसे आएंगे, बाद में नहीं आएंगे अलग बात है, पर जब एट द टाइम ऑफ सेल में ट्रस्ट कर रहा हूं पैसे आएंगे, तभी तो मैंने आपको बेचे हैं, तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा एक्रूअल बेसिस में। हाँ, बाद में डाउटफुल हुआ पैसे नहीं आएंगे, तो बाद में मैं उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज जो मैंने किया ना उसको मैं हटाऊंगा नहीं, मैं बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगा, जो बनाते हैं ना प्रोविजन बनाते हैं कि पैसे नहीं आएंगे, तो उसका प्रोविजन बनाएंगे एज पर इंडिया 37 के हिसाब से, जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे, वो अलग मैटर हो गया। यानी अल्टीमेटली दो बात मैंने आपको बताया, अगर सेल के टाइम में ही रीजनेबल सर्टिनिटी नहीं है तब तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही मत करो, रेवेन्यू को पोस्टपोन कर दो, डेफर कर दो, जब पैसे रियल में आ जाएंगे तब रेवेन्यू दिखाना। दूसरा, सेल के टाइम में था रीजनेबल सर्टेनिटी के पैसे आएंगे तो रेवेन्यू बुक कर दो, फिर बाद में 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद अब डाउट हो रहा है कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो प्रोविजन बनाओगे, वो रेवेन्यू पुराना दिखाया हुआ उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो रहेगा, अब आप नया से प्रोविजन बना दोगे। आपको लग रहा है पूरे पैसे नहीं आएंगे तो पूरे का प्रोविजन बना दो, आपको लगता है थोड़े आएंगे तो थोड़े का प्रोविजन बनाओ। हालांकि अब तो इंड एस में तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही ये कवर करता है इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स आपका, तो यहाँ पर बेसिकली आपके लिए इतना कुछ ज़्यादा हैवी टॉपिक है नहीं इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। हालांकि अदरवाइज इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में हम इसके बारे में हम समझते हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स में रिसीवेबल्स भी आते हैं कि आपका जो पैसा आपने जो गुड्स बेचा है उसमें आपको लग रहा है कि अब आपको पैसे नहीं आएंगे, तो आप उसको इंपायर करते हो, आएंगे नहीं आएंगे बात की बात है, आप एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस के हिसाब से आप इंपायर करते हो, तो वो खैर अभी आप समझोगे नहीं यहाँ पर, अदरवाइज जो इंडेस वाले उनके लिए यूट्यूब में भी इसका लेक्चर अपलोडेड है, आप समझोगे नहीं यहाँ पर, तो इंडेस के बारे में हम क्यों बात करें, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं। तो उम्मीद है आपने समझ लिए सारा पॉइंट अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक। एंड यहाँ पर अल्टीमेटली अब डिस्क्लोजर की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, डिस्क्लोजर में आप टर्नओवर ग्रॉस में दिखाते हो, है ना, और ना फिर बाद में एक्साइज ड्यूटी वगैरह आपको अगर कुछ है तो वो नेट करके नेट टर्नओवर भी आपको दिखाना चाहिए। फिर आगे अगर हम बात करें एंटरप्राइज को क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए सर्कमस्टेंसेस इन विच रेवेन्यू रिकॉग्निशन हैज बीन पोस्टपोन्ड पेंडिंग द रिसोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज। तो मैंने कहा था ना, अगर आपको पैसे नहीं मिले और आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया, तो अब उसका डिस्क्लोजर आप कर दीजिए और बता दीजिए कि ये क्या अनसर्टेनिटीज ऐसा था जिसकी वजह से आप ये यहाँ पर आपने रेवेन्यू को पोस्टपोन किया, ताकि यूजर जो आपके उनको पता चल सके अल्टीमेटली कि क्या दिक्कत आ रही है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ हमने पूरे स्टैंडर्ड को तो अच्छी तरीके से समझ लिया। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, बस बात खत्म।